अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, सियासी माहौल काफ़ी दिनों से गर्म है और मुख्तलिफ बयानात और तनकीद का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन अब ऑफर्स की सदाएं भी गूंज रही हैं। मुज़ाकरात में डील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, डील या ढील। अपोजिशन अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखने के लिए कोशियां हैं, जबकि अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत की पार्टी में इख्तलाफात की कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर जरूर बात करेंगे। जबकि क्या कोई बैरूनी ताकत इन मुज़ाकरात की राह में रुकावट है या अंदरूनी कशीदगी राह में हायल है, ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा रहेगा। क्या आलमी दबाव असर अंगेजी दिखा रहा है? क्या कमेटियों का कयाम इसी तमाम सिलसिले की एक कड़ी है? और सानिया 9 मई का अजाला कैसे मुमकिन है या कब होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कितना मजबूत है? सियासी माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत अब एक गिरदाब में फंस चुकी है। सियासी पंडितों का मजीद क्या कहना है, ये भी जानेंगे। जबकि बानी पीटीआई का किरदार मुज़ाकरात में कितनी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात कुछ रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है, मैं उसका तारुफ करवाऊंगी आपको। डॉक्टर सोराब सरकी साहब हैं, MP हैं पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सलीम सिचवानी साहब हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। जबकि जाहिद मंसूरी साहब, जिनका MQM से ताल्लुक है, इन्होंने भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जाहिद मंसूरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद मंसूरी साहब, खुश आमदीद कहूँगी जाहिद मंसूरी साहब आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सियासी माहौल जो है वो काफ़ी अब गर्म महसूस हो रहा है, दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। ये हम कोई 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि कभी एकदम से कोई खबरें आना शुरू हो जाती हैं, डील ढील, मुज़ाकरात और टेबल टॉक्स और इस टाइप की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। ऑफर्स का ना लफ्ज़ पहली दफ़ा सुनाई दिया है, कैसे देखते हैं आप? असल में देखें, NRO की जो इस्तिलाह है काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही है जी जी, और हर पार्टी कोशिश ही करती है कि जो उनके करप्ट अनासिर हैं उनको NRO दिया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश लग रही है कि वो चाहते हैं कि मुझे NRO मिले और जो उन पे लगे हुए इल्ज़ामात हैं उसको क्लियर किया जाए और उसको किया जाए। हमारा ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि हम इंसाफ से काम लेना चाहिए, मेरिट पे फैसले होने चाहिए और जो भी MQM इस चीज़ में बिलीव रखती है कि जो भी काम हो जमहूरियत के दायरे में हो, ठीक है, और वो चीज़ें सामने आए जिससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिले। तो पार्टी हमारी MQM में हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ मेरिट पे फैसले किया जाए और मेरिट के मुताबिक उसके पर केस चलाए जाए। लेकिन होता ये है कि सियासी दबाव पे और सियासी वजूहत की बिना पर जो करप्ट अनासिर होते हैं वो बच जाते हैं और जो मजलूम होते हैं या गरीब लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो हमारी तो हमेशा ख्वाहिश यही रही है कि कराची में, पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम आए जो हर शख्स के लिए काबिल कबूल हो और वो इनको जो भी चीज़ें आती हैं सियासी तौर पे आएँ या किसी भी माशी तौर पे आएँ तो उनमें कोई इस्तेकाम मिले। सही। लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि हर कोई किसी कोशिश ये होती है कि वो अपने मकासद को पूरा करने के लिए जायज़ और नाजायज़ हरबे आजमाए। अच्छा, आपने कहा कि मेरिट की बात हम करते हैं और हमेशा कोशिश यही रही है कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मौजू पे या किसी भी जगह पे मेरिट को प्रायोरिटी रखा जाए। ठीक है, कोई एक मिसाल अगर आप देना चाहें कि कोई मेरिट पे कोई काम आपने किया? कई हम पाकिस्तान की तारीख में जो लेते हैं ना कि चीज़ें, कई ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने जिससे हमारे क्या पाकिस्तान में कोटा सिस्टम का नफाज किया गया, ठीक है, 71 में नफाज किया गया और अभी तक वो जारी है। और उसमें देखें ना, उस पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी अलग है और सिंध की पॉलिसी अलग है। और सिंध में जो किया गया सिस्टम दही और शहरी की बुनियाद पर किया गया कि शहरी की आबादी अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको 60% दिया जाए। कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध में है ना? जी, नहीं सिंध पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो शहरी दही की तकसीम जो है सिर्फ सिंध में है। हालांकि पंजाब में भी होनी चाहिए, KP की भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान, लेकिन वहाँ नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है किसके साथ? कराची के अवाम के साथ, शहरी सिंध के साथ। एक मेरिट की पॉलिसी होनी चाहिए और जो भी चीज़ है सबको बराबर का हकूक़ मिले। लेकिन होता ये कि जो है ना सिर्फ सियासी वजूहत की बुनियाद पर एक तबके को नवाजने के लिए ये सारा किया जाता है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो जिस सियासी दबाव की आप बात कर रहे हैं वो हमें सिंध में तकरीबन हर इदारे में नजर आता है, हर चीज में नजर आता है। यहाँ सिस्टम है, इसके लिए पूरे पाकिस्तान में कहीं सिस्टम नहीं, यहाँ सिस्टम है। हर जगह सिस्टम चला। मैं मिसाल दूं आपको, इंटर बोर्ड सिस्टम जी सिस्टम है, बाकायदा सिस्टम एक है। अब मैं मिसाल दूं इंटर बोर्ड ऑफिस की। अब इंटर बोर्ड के जब रिजल्ट आए
कराची के तलबा को जानबूझ के इनका मुस्तकबिल तारीख करने के लिए इंतहाई खराब रिजल्ट लाए गए। बच्चों से हमारे पास मरकज़ पे काफ़ी हमारे बच्चे आए तो बताते थे कि किसी की 86 थी, किसी की 90 थी, किसी की 94 थी, और अभी उन्होंने फर्स्ट ईयर में दिया तो किसी की 32% आ रही है, किसी की 30% आ रही है, किसी को फेल कर दिया। इसमें एक सवाल ये भी उठता है जाहिद मंसूरी साहब कि जब हम इंटर बोर्ड के एग्जाम्स की बात करते हैं तो जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि हर जगह से नकल की केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा नकल माफिया जो है वो बड़ा एक्टिव है। अगर नकल माफिया इतना एक्टिव था तो फिर तो सबके 80% 90% ही आने चाहिए। 1 लाख के करीब बच्चों ने दिया टेस्ट, सही इम्तिहान दिया उन्होंने, और ये नकल माफिया की बात जो होती है सब कुछ होता है। लेकिन देखिए हमारा तो शुरू से मौक़िफ़ ये था कि जो कॉपी चेक करें, मैट्रिक हो या इंटर हो, कोई सा भी इम्तिहान हो उसको मेरिट पे लेना चाहिए। अभी MD कैट के टेस्ट हुए तो कहाँ का बच्चा टॉप कर रहा है? थर्ड का, जहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। और फिर हमारा तो चैलेंज ये है कि जो वहाँ के बच्चे पास किए हैं ना, हमारा मैट्रिक पास बच्चा उनसे टेस्ट लेगा तो वो फेल हो जाएंगे वो। अब जितने भी इंटेक्शन के बच्चे पास हुए ना, अगर उनको जब भी जाते हैं बैनुल अक़वामी में इम्तिहान देने के लिए हमेशा फेल हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो मेरिट पे नहीं आते, वो नकल से पास होते हैं। कराची के बच्चों को मेरिट के डीमेरिट किया जा रहा है, इनके खिलाफ भरपूर साजिश की जा रही है, मुस्तक़बिल तारीख किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, इंशाल्लाह मुज़ाहरे भी करेंगे और हम आला कौम से बात भी कर रहे हैं ताकि इस मसले को फिल फॉर हल किया जाए। बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको तारीख होने से बचाया जाए। जो बच्चे टॉप कर रहा है वो फेल हो रहा है। ठीक ठीक, कराची के तलबा का जो मुस्तकबिल है उसको तारीख किया जा रहा है। अच्छा, सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, PTI से उनका ताल्लुक है, जरूर उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर सोहराब सर्की साहब से। MP हैं पीपल्स पार्टी के, खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर सोहराब सर्की साहब आपको प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम सोहराब सर्की साहब। वालेकुम अस्सलाम। सोहराब सर्की साहब, बात हम कर रहे हैं कि सियासी माहौल जो है वो बड़ा अब दर्जा हरारत बढ़ रहा है और उतार चढ़ाव बहुत सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जाहिद मंसूरी साहब ने सवाल उठा दिया कि कराची के तुलबा का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगाया जा रहा है और ये मेरिट का कत्ल हो रहा है, जबकि सिंध में जो मेरिट का कत्ल है वो हर इदारे में हमें नजर आ रहा है, कहीं पे भी मेरिट नजर नहीं आ रहा। तो आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है आपका, 16-17 सालों से आपकी जमात इस पूरे सूबे पर हुकूमत कर रही है, मेरिट की ये शिकायत क्यों आ रही है, इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? देखें, ये जो मसला अभी खास तौर पर ये बोर्ड के एग्जाम्स का है, ये बिल्कुल इशू है, इस पे काफी बात हुई है। मैंने मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की और ये सब इस पे बात भी कर रहे हैं, और काफी जो रिजल्ट है बच्चों का वो सही नहीं आया। तो इसमें मैं आपको बताऊं, उसको सियासी तरीके से अगर देखेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। असल में ये प्योरली कोई यहाँ पर जो है कोई बोर्ड का इशू जो है वो इस तरह के होते रहते हैं। आपको पता है कि पूरे पूरे सिंध के में मेडिकेट के जिस तरह आपने कहा एग्जाम हुए 2 मरतबा, तो वो हुकूमत को कैंसिल करने पड़े। वो फिर पहले DMC लेता था, फिर DMC को SMC सिंध मेडिकल, जना सिंध मेडिकल को दिया। इसमें जरूर इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर नकल का रुझान अपनी जगह पर है, मसले मसाल हैं बोर्ड में और ये इशूज आ रहे हैं, लेकिन उसको बच्चों का मसला है और कोई मेरे ख्याल में कोई हुकूमत या कोई ऐसा इंसान नहीं है इतना गिरेगा, खुदा न खास्ता वो कोई बच्चों के मुस्तकबिल के सवाल पे इस तरह की कोई हरकत करेगा। ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जरूर है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन शरफ अली शाह साहब ने तो ये कह दिया था, उनका बयान सामने आया था इसी बारे में, उन्होंने कह दिया था कि तुलबा का कसूर है, गाने लिख देते हैं, उन्हें पढ़ना तो उन्हें होता नहीं है, तो वो चाहते हैं बस भरा हुआ पेपर हो और वो एग्जामिनर जो है वो देखे पेपर और वो उनको नंबर दे दे। तो उन्होंने तो सारा मलबा तुलबा पे डाल दिया था। आप समझते हैं कि हमारे सिंध के तुलबा या कराची के जो तुलबा हैं वो इतने ही गैर जिम्मेदार हैं, इतने ही नालायक हैं कि वो पास भी नहीं हो सकते? नहीं, मैं तो बिल्कुल कतई तौर पे नहीं समझता हूँ, इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं खुद कराची में पढ़ा हूँ, मैंने कराची में तालीम हासिल की है। वो जरूर ऐसा मौका होता है कि कभी कभार कोई अच्छी होती है सख्ती या किसी कॉलेज के अंदर जहाँ पर कोई जो एग्जामिनर लेने वाले होते हैं सख्ती करते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी वो
बच्चे जो है वो जो नहीं पढ़े होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, चीटिंग नहीं होती है। और बाकी इस तरह कह देना कि ये बच्चे पढ़ते नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये मुनासिब भी नहीं है बात। ज़ाहिर है बच्चे कोशिश करते हैं और वो फिर आगे कभी कभार पेपर मुश्किल भी आ जाते हैं। हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, कभी कभार हमें बड़े आसान आ जाते हैं लकीली सवालात जो हम सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभार मुश्किल आते हैं, लेकिन इस तरह की बात करना बच्चों के लिए नामुनासिब है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आपने तुलबा का जो मुराल है उसको हाई किया और आपने इस चीज को समझा, क्योंकि आपने भी यहाँ तालीम हासिल की। अब आप इस बात पे, क्योंकि मौजू बहुत अहम है, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी आपसे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे तुलबा को तालीम देने वालों की भी तरबियत करने की जरूरत है और उनको भी तालीम देने की जरूरत है? बिल्कुल 100% इस बात पे तो हम पे नाराज होते हैं जब हम असेंबली में ये बात करते हैं, खास तौर पर जो असातिज़ा हैं वो नाराज हो जाते हैं। हम कहते हैं कि आज आप ये देखें, इंडिया का आप कोर्स देख लें, वो हमें तो ये जो पाकिस्तान में हम पढ़ा रहे हैं कोर्स, वो तो कह रहे हैं ये आउटडेटेड है, ये तो दुनिया को मीट ही नहीं करता है। अब उधर आप देखें कहाँ तक वो मुल्क पहुंच गया है। और अगर मौका मिले, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि अभी कोई बात कर रहे थे आपके थर की बच्ची या जो है अपना गांव के जो बच्चे हैं, वो भी पूरी दुनिया में उन्होंने बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं और पढ़े हैं। ज़ाहिर मैं आपको बताऊं, ये आप नोट कर ले, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, जो बच्चा पढ़ता है ना, वो चाहे उसको कोई जबरदस्ती फेल करे, लेकिन उसके पास तालीम होगी, कोई दुनिया की ताकत उसको पीछे नहीं कर सकती। और अगर आप जितने भी कोशिश कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां किसी को दे दें, जब जाएंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे या CSS के लिए जाएंगे या बाहर कोई एग्जाम जिसमें कंपटीशन में जाएंगे, तो वो नकल वाले बच्चे जो है वो बिल्कुल बेकार होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वही उसमें कामयाब होंगे। ठीक है डॉक्टर सराफ सरकी साहब, आप क्योंकि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलीम सिचवानी साहब, सियासी माहौल का जो दर्जे हरारत है वो बढ़ रहा है। इससे पहले डील, ढील और मुज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन अब एक लफ्ज सुनने में आ रहा है कि ऑफर्स दी जा रही हैं, ऑफर्स की सदाएं। ये क्या मामला है? देखिए, जाहिद मंसूरी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ये इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए इमरान खान साहब पे कि वो डील मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, तो ये सरासर बहतान है। और करप्शन का आपको पता है, इनके ऊपर 2 केसेस किए गए हैं जो मेन केसेस हैं। एक इद्दत का, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेइज्जत किया गया। दूसरा 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की, ये सैटेलाइट मीडिया के चैनल्स पे दिखा दिखा के आवाम के दिमागों में बिठाने की कोशिश की गई, मगर ये नहीं बताया गया कि वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। इनको ये बताने की किसी को जहमत नहीं हुई। करप्शन की रकम होती है तो वो करप्शन करने वाले की जेब में होती है। डैम फंड की बात कर रहे हैं आप? नहीं, 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहा हूँ, जो जिसका इल्जाम लगा रहते आ रहे हैं मुसलसल कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की खान साहब ने, तो वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए। करप्शन करने की रकम होती तो खान साहब की जेब में होती है, उनके अकाउंट में होती। अच्छा, तो इस तरह के बेहुदा और बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगने चाहिए और इस तरह के केसेस बनवाने वालों के ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए, जो है बेगुनाह लोगों के ऊपर, बेगुनाह हुक्मरानों के ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनाते हैं, झूठे केसेस बनाते हैं और उनको परेशान करके खुद एनआरओ लेना चाह रहे हैं। कमेटियां बन रही हैं। आप बताएं, तहरीक इंसाफ इस वक्त खुद इंसाफ की मुतलाशी है। तहरीक इंसाफ में क्या मुज़ाकरात के अंदर क्या मुतालबात रखे हैं? उन्होंने 2 मुतालबात रखे हैं कि भाई 9 मई को जो आपने हमारे कारकुनान को मारा और इल्जाम भी हम पे लगाया कि हमने तोड़फोड़ की, ये किया, आप अदालती तहकीकात करवाएं। दूसरा 26 जुडिशियल कमीशन बन रहा है कोई। दूसरा 26 नवंबर को जो उन्होंने सैकड़ों कारकुनों की हलाकत और जख्मी किया है इन्होंने, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। क्या जुडिशियल इंक्वायरी पाकिस्तान के जजेस करेंगे ना, जो ईमानदार जजेस हैं उनसे जुडिशियल इंक्वायरी कराना, मालूम पड़ जाए कि हुकूमत वक्त ने यह काम किया है या खान साहब की पार्टी ने यह काम किया है या हम लोगों ने यह काम किया है, तो उसी वक्त मालूम पड़ेगा जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी। ये सिंपल सा मुतालबा तहरीक इंसाफ जो इंसाफ मांग रही है उसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाने के लिए सारे तैयार हैं। अच्छा, जो तहरीरी मुआहिदा था वो मुसविदा तैयार हो गया? देखिए, हमारे 2 ही मुतालबात हैं जो रिटर्न में लिख के दे दिए जाएंगे, इनको कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। मगर रिटर्न में फिर सामने से जवाब भी चाहिए होगा, सिर्फ हमारा सवाल नहीं जाएगा, उस सवाल का जवाब भी रिटर्न में चाहिए होगा।
और इनसे कहा है हमारे लीडरान ने कि भाई आपके भी अगर कुछ मुतालबात हैं तो वो आप हमें दे सकते हैं रिटर्न में। अच्छा, और सानेहा 9 मई के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ था उसके बारे में उसका कैसे अजाला किया जाएगा, ये जो एक आप पे इल्ज़ाम लगता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की अदालती तहकीकात कराई जाए। जुडिशनल मजिस्ट्रेट से या जुडिशनल अदालत हाई कोर्ट के जजों से या सुप्रीम कोर्ट के जजों से जिन पे दोनों मुत्तफिक हों उनसे तहकीकात करवाई जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी मुल्जिमान है चाहे हुकूमत वक्त के हों चाहे वो हमारी पार्टी के हों, जो भी मुल्जिमान इसके जिम्मेदार है उसको सजाएं मिलनी चाहिए, मगर झूठे इल्जाम लगाकर झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा करके 8 फेब का इलेक्शन भी चुरा के और जो है ना इस तरह के काम करके और फिर बोले कि हम एनआरओ नहीं मांग रहे, तो एनआरओ की जरूरत इनको है। क्यों कि एनआरओ उनको मिलेगा अगर इस वक्त कोर्ट के जरिए फैसले होते हैं और ईमानदारी से जो इन्होंने जजेस वगैरह चेंजेस किए हैं, जज वगैरह जो इन्होंने बाहर से मांगे हैं, अगर वो जजेस की जगह जो लोकल जजेस जो बैठे हुए हैं वो हाजिर सर्विस जजेस इसके फैसले करते हैं तो उनके दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। ठीक है, मामला काफी हद तक सुलझ सकते हैं अगर संजीदगी से उन पर काम किया जाए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। से बात लेते हैं। मंसूरी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जल्दी मामलात को तय किया जाए, इस मामले को आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कहीं किसी हवाले से जो अपोजिशन और हुकूमत की जो मुज़ाकरातें चल रही हैं उनके हवाले शामिल है जो मुज़ाकरात कर रही से तो हमें पॉलिसी दी और बयान दिया उन्होंने कि हम तो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें मैंडेटरी करो और जो भी चीज़ें ना इंसाफ के मुताबिक सारे काम कर रहे हैं और सियासत में जो है ना वो कोई प्रेशर, मैंने जो हिसाब से पहले बात की थी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो दबाव के बगैर काम होना चाहिए। दबाव के बगैर काम हो और जो है ना किसी के साथ ज्यादती ना हो। देखिए ना वो बयान उन्होंने इस तराजू में दिया कि एमपी के साथ हमसे ज्यादती होती आई है। किसी के साथ क्या ज्यादती होगी, यहाँ आवाम के कस्बल निकल गए। मैं उसी पे आ रहा था मैं वही आ रहा था। मैंने कहा खालिद भाई ने पूरी बात तमीज पानी ना, उन्होंने कहा कि देखें हमारे साथ एमक्यू के साथ कराची में बहुत ज़्यादा जुल्म रवा रखे गए, आवाम बहुत परेशान है, टूटी सड़कें हैं, हर चीज़, यानी कि इस पर कराची का बहुत बुरा हाल है। अभी 2 दिन पहले भी शाह फैसल में बच्चा जो शादी में आया हुआ था गटर में गिर के मर गया। ठीक है, तो हम तो ये चाहते हैं कि वो खालिद भाई ने कहा भाई जैसे यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ना इनको मेरिट के मुताबिक चीज़ें दी जाएँ। इसी तरीके से कराची को भी देखा जाए, जो यहाँ के लड़के हमारे लापता हैं, जो हमारे लड़के जेल में हैं, इसी तरीके से उनको भी रिलीफ दिया जाए। और जो हमारे और फिर जो कराची के मसाइल हैं इनको हल करने के लिए भरपूर कोशिश की जाए, ताकि जो कराची को जो एक माशी हब है हमारा, यानी कि समझ लें 70% जो रेवेन्यू दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, उस शहर का ये हाल है कि आप जो है ना चलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये बात आपने अभी जो बात कही कि ये तो खैर सियासी बात थी। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कराची का एक रोज़ा दौरा किया है उसमें कुछ लेके आए वो कराची के अवाम के लिए? वो तो वो था खैर सगाई दौरा था ना, शर्जील मेमन उनके पास वो आए थे, वो जो भी था उनका, तो वो तो एक अलग चीज़ नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और तकरीब मुनक्किद की गई थी बाकायदा उनके ऑनर में। वो खैर सगाई का दौरा था ना, मकसद वो एक उसके लिए नहीं आए थे, खाली कराची के उसके लिए नहीं आए थे। कब आएंगे कराची के लिए? हमारी उनसे बात हुई थी, हमने उनसे फंड के लिए बात की थी। अच्छा। तो हमें तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए देने को तैयार है हमने उसके लिए, डेवलपमेंट फंड के लिए 15 से 20 अरब जी सिंध को देने के लिए तैयार है। कराची को अच्छा, कराची को देने के लिए तैयार है जी। तो वो उनसे बात हुई हमारी, तो वो इंशाल्लाह ताला जल्दी फंड रिलीज कर देंगे। वो उन्होंने हमसे वो मांगी पीसी वगैरह कि आप हमें जो बताएं जो काम करवाना है। इससे पहले विफाक का कोई 11 अरब का भी था आपका मामला, उससे पहले 7 अरब का भी मामला था। इसी तरह मामला चलेंगे या यहाँ कुछ लोग? नहीं, पहले भी हमारे पास फंड आए थे, थोड़ा बहुत काम हुए थे, यानी कि जब ये हमारी पीडीएम के साथ जो हुकूमत थी ना, जब हमारे 21 MP थे तो 50-50 करोड़ के फंड आए थे, उसमें अच्छा खासा काम हो गए थे। लेकिन वो 50 करोड़ के फंड जो है ना वो पीनट है हर यूसी के लिहाज से। हर यूसी में इस वक्त इतनी बुरी सूरत हाल है कि कम से कम भी हर यूसी में 1 अरब रुपए तो चाहिए क्योंकि सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह है, पानी नापैद है। आप पानी देखें ना, K4 का मंसूबा कितने सालों से 2008 से इल्तवा का शिकार, वो तो आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे लाइन ही नहीं, आगे तो सही नहीं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं है। यानी कि इसके 5 फेज थे, 3 फेज वाकई हुकूमत के पास थे, 2 फेज थे सिंध हुकूमत के पास। एक पावर प्लांट लगाना था और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना था। तो ये बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत ने अब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की।
हमारी चीजें इतनी ज्यादा बिखरी हुई हैं कि उनको समेटना मुश्किल है। यही नहीं पता चलता कि किसका क्या काम है, किसने कौन सा काम करना है, किसको जाके शिकायत करे, किसको जाके तो खालिद महमूद सिद्दीकी भाई ने ये बात बोली कि भाई जो भी 9वीं के वाकयात हुए या जो भी वाकयात हुए ना, उसकी आज़ाद इंक्वायरी करवाई जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जिस तरीके से यहाँ पे रिलीफ दिया जा रहा है, इसी तरीके से रिलीफ जो है ना कराची को दिया जाए, ठीक है, ताकि कराची में जो मसाइल है उसको हल करने की। सलीम साहब से भी बात कर लेते हैं। वजीर आजम साहब का दौरा कराची, और जैसा कि जाहिद मंसूरी साहब ने कहा कि खैर सगाली का दौरा था, फंड्स की भी बात की, 15 से 20 अरब रुपए फंड्स दिए जाएंगे, और ये सारी वो मुस्तकबिल की बातें जो की जाएंगी और होगा इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं हम। ऐसे ही कुछ मुस्तकबिल की बातें, कुछ 7 अरब या शायद 11 अरब की कुछ बातें आपके दौरे हुकूमत में भी हुई थी कराची के को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए। 1100 अरब। देखो वो 1100 अरब MNS को दिए गए थे, ठीक है। अच्छा, दे दिए गए थे, ठीक है। और उसका हिसाब किताब भी उस टाइम पे हो चुका था। मगर मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 2.5 साल का मैं आपको बात कर रहा हूँ। 2.5 साल में जब PTI की गवर्नमेंट गई थी तो 18 अरब डॉलर खजाने में छोड़ के गई। इसके बाद ये 70,000 अरब रुपए मुसलसल 2.5 साल में कर्ज ले चुके हैं, जो कि माहाना 2,333 रुपए बनता है। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की कीमत को 16 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए के करीब इन्होंने पहुंचा दी है। गैस की कीमत उन्होंने 800 गुना महंगी कर दी है। दीगर टैक्सेस की भरमार करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को और दीगर इंडस्ट्रियों को उन्होंने बंद करवा दिया। रही से ये कसर जो बची थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, उन्होंने उसका भी खाना खराब कर दिया। जो सेल्फ थे, जो अपने तौर पर मेहनत कर रहे थे गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर, सिर्फ अपने इंटरनेट जो भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ नहीं है इंटरनेट, वो भी इंटरनेशनल मार्केट से जो आ रहा है वो उसके बेस के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसका भी इन्होंने खाना खराब किया। अब आप बताएंगे हजारों अरब डॉलर ये आप हिसाब करें तो ये हजारों अरब डॉलर बनते हैं जो अभी तक हुए हैं। ये हजारों अरब डॉलर कौन से कोने में गए और क्या काम हुए अभी तक? अभी तक हम यही रोड है कि K4 आएगा, सड़कें बनेंगी, गटर लाइनें बनेंगी, ये होगा वो होगा, ये होगा सुन के हम लोग कान पक गए, होता हुआ कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, ये तो वो चीज है ना जो इनकी बात कर रहे हैं आप ना, इनके दौरे हुकूमत की, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट। आपके PM ने क्या दिया कराची को? वो कितनी मरतबा कराची आए, उन्होंने कितने दौरे किए और यहाँ के मसाइल के बारे में क्या काम किया? भले 2-2.5 साल, लेकिन आपको 1-2 काम तो बताए ना, ताकि आवाम को कुछ हौसला तो हो। देखिए, कराची के अंदर जब PTI की गवर्नमेंट थी तब जितने भी काम हो रहे थे वो MNS के फंड से ही हो रहे थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोई कराची में काम नहीं कर रही थी। उस वक्त सिर्फ MNS के फंड से ही कराची के अंदर काम हुए, जो 1100 अरब हो। उसके अलावा भी दीगर भी पैसे आए। कौन सा काम हुआ? गलियों की सड़कें, गलियों के गटर लाइनें, जितनी भी रिपेयरिंग होती आई है, और आज फिर वही चीजें दोबारा रिपीट भी हो रही हैं। अच्छा, यही हमारा अलमिया है। एक दफा प्लानिंग करके पूरे शहर को मुनज़्ज़म तरीके से बनाया नहीं जाता, और जो बनाया हुआ था, जो मौजूद था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी बर्बाद कर दिया गया। और रोजाना नई नई सड़कें बना के, रोजाना नए वो बना के, और पब्लिक को भी परेशान किया जाता है और कौमी खजानों को भी लूट मार के ऐसा बनाया जाता है। पूछ रहे थे, हमारे साथ मौजूद है सोराब सरकी साहब, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सोराब साहब, बड़े सवालात हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है और एक वक्त 3 दिहाइयां 3 टेन्योर आपने गुजारे हैं, लेकिन इस तमाम अरसे में सिंध में से कुछ निकल नहीं पाया। इवन के कराची जो 15 साल पहले का देखें और अब आप देखें तो वो तो बद से बदतर होता जा रहा है, बैड टू वर्स्ट है। क्यों? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जब मुस्तफा कमाल जब नाजिम थे, या फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि कहते हैं कि मुशर्रफ ने फंड्स दिए। मुझे मुशर्रफ से ज्यादा फंड्स आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब हमारी उन्होंने सपोर्ट की। ये मैं अपनी तरफ से कोड नहीं कर रहा हूँ, ये मुस्तफा कमाल जो ये कराची के मेयर थे। फंड रिलीज होना एक अलग चीज है सोराब साहब। बात ये, मेरी बात सुने, बात ये है कि कराची के अंदर लगा कहाँ? सड़कें बन रही हैं, यहाँ पर पार्क रिवाइव हो रहे हैं, पूरा शहर मुनाजिम। अब पहले कचरे की इतना प्रॉब्लम था, अब ये शहबाज शरीफ आए, इंडस्ट्री, वो तो ऑफिशियल विजिट पे आए थे। और दूसरा अफसोस ये है कि कराची उनका घर है, यहाँ पर दौरे के लिए नहीं, दौरे के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। और वो मेरे भाई कह रहे थे कि वो आए शर्जील मेमन के
उसमें वो तो ऐसे ही आए तो उनको पता था, चले गए। असल में वो एक्चुअली यहाँ पर ऑफिशियल विजिट पे आए हुए थे और यहाँ पर 2 उन्होंने प्रोग्राम किए। और दूसरा ये है कि यहाँ से इसमें कोई शक नहीं है कि जितना कराची पूरे पाकिस्तान को देता है, और हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आप हमारा बजट उठा के देख लें, अरबों खरबों रुपए की हमारी। अगर वजीर आजम साहब ऑफिशियल दौरे पे आए थे, ऑफिशियली आए थे, तो वो कराची के लिए कुछ वफाक से लेके आए? नहीं, वही तो, यही तो मुसीबत है ना। पूरे आप सदर टाउन है ना, सदर टाउन जितना, वो एक सदर टाउन जितना टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान में इतनी टैक्स करने नहीं होती किसी भी शहर के अंदर। तो कराची को सिर्फ हमारे जो अपने फंड्स हैं, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वफाक को स्पेशल इनको ग्रांट देनी पड़ेगी। अब एक अच्छी खबर आई है कि मोटरवे, पहले पूरी दुनिया के अंदर ये है कि जहां से पोर्ट होता है वहां से मोटरवे बनते हैं, यहाँ पर उल्टा है साहब चलता है। आपको पता है कि वो पेशावर से और इस्लामाबाद से मोटरवे शुरू हुआ। खैर अभी खुशहाल बात है, अभी ये देख रहे हैं, हम टीवी पे भी सुन रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इस साल ही वो मोटरवे जो है कराची से शुरू होगा और कनेक्ट कराची सक्खर मोटरवे। अच्छा। तो ये बजाय हमें आपस में लड़ने के लिए एमक्यूएम हो, जो भी यहाँ से पीपल्स पार्टी हो, हमें प्रेशर डालना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट पे कि आप हमसे इतना रेवेन्यू लेते हैं और हमें उसके बदले में हमें आप कितनी मदद करते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये पता नहीं कितने ममालिक से बड़ा शहर है, पूरे ममालिक भी इस जितने नहीं है, इतना बड़ा शहर है कराची, और पूरे पाकिस्तान को ये पाल रहा है। तो उसमें जाहिर है उसमें इतने बड़े शहर को मेंटेन करने के लिए उतना खर्चा ही चाहिए होगा, उतने आपको पैसे चाहिए होंगे। सिंध गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वो हतुल इम्कान वो कोशिश करती है। अभी एक बल्दियात का निजाम भी है और उसमें आप ये देखें काफी जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है ड्रेनेज के हवाले से, काफी सड़कें बन रही हैं, पार्क्स बन रहे हैं। लेकिन ये है कि और ज्यादा अगर कराची को पैसे मिले, वफाक दे, तो और ज्यादा कराची में बेहतरी आएगी। ठीक है सराफ सुर्की साहब, आपका जो मौकिफ है या आपकी जो पार्टी है उसके मौकिफ से बड़ा मुख्तलिफ होता है। बड़ा बिल्कुल पार्टी का यही मौकिफ है। कैसे मैं पार्टी में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, आपकी पार्टी का जो रवैया है वो बड़ा जारहाना होता है, आपका बड़ा नर्म रवैया, बड़ी सहूलत, बड़े सुकून से आप अपनी बात करके गुजर जाते हैं। देखें, बात यह है कि अब जारहाना तो ये लोकल पॉलिटिक्स है, आपको पता है कराची की लोकल पॉलिटिक्स है, उनके आपस में ये मैच कभी 20 आवर्स का या 50 आवर्स का टेस्ट मैच चलता रहता है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का आपस में ये बयान। मैं तो एक हकायक जो है वो आपको बयान कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, वजीर आजम साहब के दौरे के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो बड़ी अहम शख्सियात से भी मुलाकातें हुई हैं यहाँ पे और बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, तो कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं कराची के हवाले से? कोई खबर है आपके पास? ब्रेक करें हमारे प्रोग्राम में। नहीं, अच्छी बात है। एमक्यूएम हमेशा वो भी कोशिश करती है कराची के लिए फंड्स मिले, हम भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से भी। हमारा फर्ज बनता है, हमारी तो ये कैपिटल सिटी है हमारा सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन ये है कि मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि कराची के लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए। इस तरह इतना बड़ा शहर मेंटेन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी आ रही है। लेकिन जब आप किसी शहर के ऊपर ज्यादा पैसे लगाएंगे तो वहां पर काम भी होंगे। और ये K4 का मामला जो है अभी इसका भी सिलसिला जो है इंशाल्लाह ताला 2 साल मेरे ख्याल में ये फेडरल गवर्नमेंट लेगी। और ये बात हुई है काफी डेवलपमेंट कराची के हवाले से, पीपल्स पार्टी ने भी बात उठाई है, एमक्यूएम ने भी उठाई है। इंशाल्लाह ताला उसमें फंड्स मिलेंगे, बेहतरी होगी कराची के लिए। चले, बिल्कुल बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराफ सरकी साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले सलीम सिचवानी साहब से बात कर लेते हैं। सलीम सिचवानी साहब, कुछ ये भी सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि कुछ आलमी दबाव भी आ रहा है पॉलिटिक्स पर। देखिए, पहले जो रिजीम चेंज किया गया था वो आदमी दबाव के तहत ही किया गया था। उस वक्त जो है वो इंटरनेशनल और लोकल सिचुएशन में जो रिजीम चेंज किया था वो पाकिस्तान को डूबने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद रिजीम चेंज करने के बाद आपको अभी मैंने हिसाब बताया कि रिजीम चेंज 2.5 साल के अंदर में क्या कुछ नहीं किया गया मुल्क के साथ में, कितने
खरबों डॉलर का नुकसान किया गया। अभी क्या और इस वक्त जो है वो जो हुकूमत आई है इंटरनेशनल यूएसए में, वो आई है उसी जो रिजिम चेंज करने वाली इस्टेब्लिशमेंट है उसको शिकस्त दे के आई है, क्योंकि उसी इस्टेब्लिशमेंट ने से पहले कैनेडी ब्रादरान को भी की हलाकतों में भी इन्वॉल्व है और ट्रंप के ऊपर हमले में भी इन्वॉल्व रही है यही इस्टेब्लिशमेंट। और उसकी पॉलिसी ये है कि मुस्लिम ममालिक को जो है वो बिल्कुल अंडर प्रेशर किया जाए। तो अगर कोई ये कहे कि खान साहब को रिहा करो, हमारी खुद मुख्तारी पे सवाल उठता है। मगर अगर कोई ये कहे कि ये आपने जुल्म किया है, आपने बेगुनाह लोगों को मारा है, आपने बेगुनाह लोगों के घरों में घुसकर औरतों की और बच्चों की और बुजुर्गों की बेहरमती की है, तो ये अगर हकीकत में हुई है तो ये मुदाखलत तो नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ है कि हमारे हुक्मरान अगर इनमें हिम्मत है, इनमें तौफीक है, तो ये कहें ना साथ में कि भाई आप हमें कहते हो तो साथ साथ गजा की भी बात करो। अगर इनमें हिम्मत है हमारे हुक्मरान में तो कहें वो उनको, मगर इनमें नहीं है हिम्मत इस चीज की, इसलिए चुप करके बैठे हुए हैं। और ये चुप करके इसलिए बैठे हुए कि खुद जाली पैदावार है, फॉर्म 47 की पैदावार है। ये झूठे इक़्तिदार के में बैठे हुए हैं। इसी वजह से जो है कोई भी इनको कहेगा तो उनको सुनना पड़ेगा उसकी बात, और माननी भी पड़ेगी। इंटरनेशनल अदालतों से फैसले आएंगे और इंटरनेशनल अदालतों को तमाम ममालिक मानते हैं। जो नहीं मानता जो मुल्क, वो इजराइल है या कोई इजराइल की तरह का कोई दूसरा मुल्क है। डॉक्टर राजा काशी जंजुआ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राजा काशी साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल है वो कैसी आप देख रहे हैं? सियासी माहौल क्या बनता हुआ देख रहे हैं? कुछ आलमी दबाव आ रहा है हमारी पॉलिटिक्स पे, और आगे क्या चीजें, कुछ पिक्चर वाज़े हो रही है सियासी माहौल की? देखिए, तब्दीली तो बहुत ज्यादा आ रही है और तब्दीलियां ऐसी हैं कि लोगों की सोच से ज्यादा तब्दीलियां। आप देखें ना कि जब अमेरिका ने उनको कह दिया है, वो इस वक्त कनाडा को हड़प करने पे है कि हमारी क्यामी ये एक स्टेट बन गई। तो आपके सामने वहाँ का वजीर आजम रिजाइन कर देता है। ये अलग बात है कि कनाडा में इलेक्शन कोई अक्टूबर में होने और भारत पार्टी की हुकूमत तो रहेगी, वहाँ बड़ा प्रेशर है। आप देखें कि एलन मस्क के नॉन स्टॉप जो ट्विटर पे जो चीजें हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हों और साथ में जर्मनी के मामला आगे की हुकूमतें, वहाँ पे भी तब्दील करना और फिर नाटो से निकलना, बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। हम देखते हैं कि अगले एक आध साल में हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तो आलमी सतह पर जो तब्दीलियां हो रही हैं उनके असरात बड़े सख्त मुरत्तब होंगे हमारे मुल्क पे? देखिए, जो आलमी सतह पे जो इंटरनेशनल जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान पे भी असर होता है। अच्छा, इस वक्त मसला ये हो गया है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये होगी ना कि अपने जो फाइनेंशियल्स हैं, जो मसाइल हैं, उनको कवर करे। और उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रंप के तमाम इकदामात उनके अपने मुल्क के लिए तो ठीक हैं। अच्छा, फिर आप देखें ना कि जहाँ जहाँ वो पैसे दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो सब तब्दील कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पे भी असरात बहुत सारे हमें जल्द या बदे नजर आएंगे। लेकिन जो अच्छी चीज होगी कि जैसे जैसे ये सारी चीजें वो कर रहे, उससे पॉजिटिव ये होगा कि दुनिया में थोड़ा सा अमन सुकून होगा और सियासी तौर पर इस्तेकाम पैदा होगा, जिससे पेट्रोल की कीमतें और बाकी वगैरह थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी दुनिया। तो इकोनॉमी स्टेबल होगी। जी, पूरी दुनिया की होगी, तो वहाँ पाकिस्तान की लाजमत होगी। अच्छा, पाकिस्तान की थोड़ी सी सियासत पर आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं राजा साहब के। नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो एक इत्तेहाद है, इसको आप कैसे देखते हैं अब इस सिनेरियो में, जब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो एक गिरदाब में फंसती जा रही है और हुकूमत के लिए मुश्किलात डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है? देखिए, हुकूमत के लिए एक लाजिमत है, ये एक से ज्यादा हुकूमतें जब होती हैं, मुख्तलिफ पार्टियों का जो ये जोड़ है, जो आपस में ये जो इत्तेहाद बनाया गया है, इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात ये कि जब कोई कहता है कि हम निकल रहे हैं इत्तेहाद से, तो इसका दूसरा क्या कहेंगे? इसको गैर रस्मी इत्तेहाद कहेंगे या गैर फितरी इत्तेहाद कहेंगे? देखिए, सियासी इत्तेहाद जो होते हैं ना, वो गैर फितरी या गैर रस्मी नहीं होते। अच्छा। बल्कि वो कुदरती तौर पे लाजिम है, वो अपने नंबर्स पूरे करके
लेकिन यह है कि कोई ये कहता है कि हम इतिहास से निकल रहे हैं हुकूमत से, तो ऐसा मुमकिन नजरिए जरूरत पे बात कर लें। जी नजरिया जरूरत पे कर लें सर। 1956 में जब 58 में जब आ गया था जी तो नजरिया जरूरत तो जस्टिस मुनीर से हमने सुन लिया था। नजरिया जरूरत अदालत में पहली दफा ये इस्लाह हमारे पास आई थी ना, तो बुनियादी तौर पर सियासी इसी के तहत ये इस किस्म के इत्तेहाद होते हैं। नहीं, वो तो सारी दुनिया में होते हैं ना, जहाँ पे भी ऐसे जर्मनी में आपके सामने कितनी दफा चीजें रही, पड़ोसी मुल्क में रही और बहुत सी जगहों पे। देखिए जहाँ पे सियासत है ना, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे सब है। हम कोई काबुल में थोड़ी बैठे हुए हैं कि बस कोई आएगा और कब्जा करेगा और जी पूरा मुल्क बदल जाएगा। और जहाज जब अमेरिका के जा रहे थे तो काबुल के लोग तो उनके पैरों से भी अटके हुए थे, वो पैरों से और टायरों तक से लटक गए। अच्छा, इस वक्त एक बुरी बहुत अजीब सी चीज ये हुई है जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम जर्मनी के हालात भी देखते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा सख्तियां हो रही हैं, जो नकल मकानी करके लोग आए हुए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड जो अफगानियों ने हासिल किए, उस शनाख्ती कार्ड में वो सारी दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं बदनामी हमारी हो रही है। और हमें चाहिए कि ऐसे तमाम शनाख्ती कार्ड आइडेंटिफाई करके उनको कैंसिल किया जाए फौरी तौर पर, क्योंकि आने वाले दिन बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत सख्त दिन होंगे, खासतौर पे पाकिस्तान के लोगों के लिए जो जहाँ जहाँ आबाद हैं। ठीक है, आने वाले दिन जो है वो काफ़ी सख्त है। जाहिद मंसूरी साहब, अभी जो बात की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजा काशिफ सिंजोर साहब ने, कि जो गैर मुकामी अफराद थे उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। ना सिर्फ इमेज को ख़राब किया, यहाँ पर जो कराची के जो सूरत हाल है इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है इन अफराद का। जी बिल्कुल। असल में देखिए, मैं इसकी दो बातें बताऊँ। पहली बात तो ये कि जो हमारा जो नादरा का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही इंतहाई हसास है। अभी क्या कहते अपना जो हमारे वज़ीर दाखिला थे उन्होंने विजिट किया था कराची का। अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो इंटेलिजेंस से जो लोग आ रहे हैं तो यहाँ कुछ अफसाने ऐसे बैठे हुए हैं इंटेलिजेंस के जो बाकायदा उनके ID कार्ड बना के दे रहे हैं, ताकि कराची में एक तो अफगानी का वाला मसला अलग है, वो तो पुराना इशू है, वो चल रहा है वो। लेकिन ये जो ये सिंध वाला मसला है ना, ये अभी करंट मसला है। अभी रसूल बख्श पलीजो का बयान भी आया कि यानी गैर मुल्की अलग है और गैर मुकामी अलग है। जी। अब हो ये रहा कि उनके ID कार्ड बना के दिए जा रहे हैं। अच्छा, कोटा यहाँ 40% है शहरी का। अब उसको लीगलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो इंटेलिजेंस लोग यहाँ बसाते हैं उनका जाली CNIC बनाते हैं नादरा के जरिए, उसी बेस पे ना फिर जॉब अप्लाई करते हैं। तो ये सारी बातें अगर आपको मालूम है तो और भी बहुत सारे लोगों को मालूम होंगी। जी बिल्कुल। तो क्यों नहीं इसके खिलाफ जो अपना वज़ीर दाखिला साहब भी आए थे ना, तो उन्होंने इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है कि ये जो चीज़ हो रही है ना, अफगानी को जो CNIC इशू हो रहे हैं और ये जो इंटेलिजेंस लोगों का CNIC इशू हो रहे हैं, और जो देखिए कराची वाले इस वक्त इंतहाई असासे महरूमी का शिकार हैं और उनको हर तरीके से दबाया जा रहा है। जॉब का मसला हो, तालीम का मसला हो, या कोई भी शहरी सहूलत का मसला हो, हर चीज़ में उनको पीछे रखा जा रहा है। लेकिन जब पैसे खींचने की बात आती है तो सबसे पहले कराची याद आता है कि हमें 70% रेवेन्यू चाहिए। लेकिन जब सहूलत देने की बात आती है तो युगांडा वाली सहूलत देते हैं। अब तो खैर युगांडा की हालत भी कराची से बेहतर हो गए हैं, वहाँ भी अच्छी रोडें। यहाँ तो ये हाल है कि भाई कराची में जाना, अब जब डॉक्टर सराफ साहब ने जो बात करी थी कि भाई तो BRT का मंसूबा है और अभी देखे ना, ये आपके सामने की बात है ना, आपके सामने रेड लाइन बन रही है ना, रेड लाइन का मंसूबा ये 2022 से बन रहा है। जितने भी मंसूबे बने ना, रेड लाइन या ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वो 11 माह या 12 महीने में मुकम्मल हो गए। ये वाहिद मंसूबा है जो 2022 से चल रहा है, अभी तक आधा भी नहीं बना। और लोग जब यहाँ से आप बैठे कि अपना हसन स्क्वायर से पहुँचे सफूरा गोड तक तो तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। और आदमी जब जाता है धूल मिट्टी में अटा हुआ होता है और काम जो होता है वहाँ पे जो क्वालिटी इंतहाई नाकिस क्वालिटी है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि पैसे जो है ना सिर्फ करप्शन की जद में जा रहे हैं और कुछ भी ना देखें। और उसके बाद इन मंसूबों से जो लाइनें टूटती हैं जी। वो अजाब एक अलग है। अभी लाइन टूटी थी वहाँ पे 3 दफा टूटी यूनिवर्सिटी के सामने जी, तो पूरा शहर डिस्टर्ब हो गया था पानी की वजह से। अब देखें 1400 अरब मिलते हैं NFC अवार्ड की मद में सिंध हुकूमत को हर साल। अब 2008 से लेकर अब तक इनकी हुकूमत है, तकरीबन 22,000 अरब रुपये इनको से ज़्यादा मिल चुके हैं इनको NFC अवार्ड की मद में। और कराची पे क्या लगाया, यानी कि तो वफाक क्यों नहीं पूछता इस बारे में? अब जो वफाकी जिम्मेदारी है ना, ये उनको पूछना चाहिए कि भाई पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको तो आपके भी तो वफाक में है ना सीट। हमारी तो वजीर तालीम है ना, खाली तालीम की एक मिनिस्ट्री है ना हमारे पास, हुकूमत थोड़ी है हमारे तो तालीम में कौन सा हम यहाँ पे बहुत बेहतरी आ गई, आप खुद देखें ना तालीम का क्या हाल। तालीम 18वीं तरमीम के बाद तालीम जो है ना सूबे के हवाले हो गई है। अब वजीर तालीम जो है ना वो नुमाइशी होते हैं, जो वफाकी इदारे होते हैं ना वो उनके पास HSC हो गया, जो अपना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो इदारे हैं।
आए हैं। यहाँ जो वजीर सिंध है ना, वजीर तालीम सिंध के, वो उनका ताल्लुक GSN से रहा है पहले, अच्छा। सरदार शाह का, और वो सारी पॉलिसी जो बना रहे हैं कराची के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो सारी पॉलिसी वही बनवा रहे हैं ताकि कराची के बच्चों का मुस्तकबिल रहो। मैं आपको एक मोटी मिसाल दूं, आप देखें 47 से अब तक पाकिस्तान को बने कितने 77 साल हो गए, सिर्फ कराची डेवलप हुआ, बाकी शहर क्यों डेवलप हुए? ना लड़काना डेवलप हुआ, ना सक्कर डेवलप हुआ, ना शिकारपुर डेवलप हुआ, सिर्फ डेवलप हुआ तो कराची क्यों डेवलप हुआ? लेकिन अब जो सूरत हाल है इन तमाम शहरों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो कराची से कहीं ज्यादा बेहतर हालत में नहीं, वहां अगर बहुत ज्यादा बहुत बुरा हाल है। मैंने विजिट किया है सक्खर अभी का, तक सैलाब जदगान की जो है ना वो अब तक नहीं हो सकी। चले ठीक है, तो ये तो बुरा हाल है। थोड़ी सी बात सलीम सिचवानी साहब से भी करेंगे। सलीम सिचवानी साहब, बानी PTI का किरदार जो है वो मुज़ाकरात में कितनी अहमियत का हामिल है? आपके अंदरूनी मसाइल, अंदरूनी अख्तलाफात बहुत ज्यादा इस पे असर कर रहे हैं, कुछ हिलजुल होगी? मैं आपको पहले तालीम के हवाले से एक बात कह दूं। जरूर। देखिए, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर में 1400 एकड़ जमीन मौजूद है। पूरा एजुकेशनल सिस्टम बनाया जा सकता है, पूरा एजुकेशनल सिस्टम बनाया जा सकता है, जिससे सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध को जो है तालीम को फैज़याब किया जा सकता है। मगर नीयतें नहीं है। कितने सालों से हुक्मरानी में बैठे हुए, 15-15, 20-20 सालों से हुक्मरानी में बैठे हुए, सिंध की हुकूमत भी बैठे रहे, सिंध हुकूमत आज भी मौजूद है, क्यों काम नहीं करती? उस 1400 एकड़ को क्यों तालीमी सिटी करार देके वहाँ पे क्यों जो है ना यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस और ये क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्योंकि इनको शहरियों की तालीम से दिलचस्पी नहीं है, उनको तलबा चाहिए ही नहीं इस मुल्क में। इनको जो है वो जहालत बढ़ानी है। 7000 से ज्यादा स्कूल आज भी हमारे सूबा सिंध के अंदर बंद पड़े हुए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची के अलावा जो है वो इंटीरियर सिंध में आप हालत चले जाए और ज्यादा बुरी है। और कराची की हालत आप देख लें 35 सालों के अंदर बद से बदतर होती गई है, बद से बदतर होती गई है। तालीमी माहौल जो पहले सरकारी स्कूलों में कुछ थोड़ा बहुत होता था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बल्कि कितने स्कूल हैं, सैकड़ों ही मिलकर हजारों स्कूल कराची में होंगे जिनके अंदर में बच्चे जो है वो जाते ही नहीं है और तनख्वाहें चालू है वहाँ पे भी। लेकिन सेहत के मामले में काफी काम किया ना सिंध हुकूमत ने। क्या काम किया सेहत के मामले में, जरा आप बताएंगे? NIVCT और साइबर नाइट। देखें ना, अभी आप जाके वहाँ के सूरत-ए-हाल देखें, आप उम्र देखें, आबादी पॉपुलेशन देखें, और ये 2-4 आप हॉस्टल्स गिनवा के, ये कोई बिग डील नहीं है। आप जाएं तो वहाँ पे क्या हालत होती है। सुबह को आप लाइन में लगे तो शाम को आपको बारी आएगी। आप देखिए 7 में धमाका हुआ ना, तो सारे जो जख्मी थे या जो हलाकशुदा आदमी सबको यहाँ लाया गया कराची। अब 7 में क्यों नहीं है? वज़ीर आला हाउस का जो अपना उनका वो है सेंटर, भाई वहाँ बनाते ना हॉस्पिटल, क्यों नहीं बनाया? क्या पूछ रही थी? मैं ये पूछ रही थी कि बानी PTI का जो किरदार है मुज़ाकरात में, उस पर क्या आगे लाएअमल है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, इस बारे में कुछ बताइएगा। बानी PTI इमरान खान साहब ने अपनी गेंद इनकी कोर्ट में डाल दी। आपके जो पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात भी, हमारी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से इस मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने 2 जायज मुतालबात रखे जो दुनिया में आप किसी से भी पूछ लेंगे वो कहेंगे बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग आपकी पार्टी में भी तो ऐसे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि नून लीग की पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो, तो आपकी पार्टी में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं। हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं या नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। कौन क्या कहता, हमारी पार्टी में से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी में जो खान साहब ने कह दिया, वन मैन शो है। वन मैन शो नहीं है, क्योंकि खान साहब कोई गलत बात करते ही नहीं है। ना उन्होंने करप्शन किए, ना उन्होंने करने दिए। इसी वजह से PIA प्रॉफिट में चली गई थी, आज PIA को नुकसान में करके बेचने की तैयारियां हो रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस प्रॉफिट में चली गई थी, आज क्या हाल है किसी को पता नहीं है। इसी वजह से रेलवे तकरीबन प्रॉफिट के नजदीक पहुंच चुकी थी और आज रेलवे खसारे में जा रही है। तो ये इकदाम थे मुल्क को आगे ले जाने वाले। अब डेमो की तामीर के ऊपर काम था जिससे किसानों को और इलेक्ट्रिसिटी की मद में मुल्क को फायदा पहुंचना था। इसके अलावा कई ऐसे काम है जो गिनवाने जाए तो मौजूद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत सिंध संजीदा नहीं है मसाइल के हल के लिए, आप क्या कहते हैं? जी मुझसे मुखातिब है। जी मैं आपसे ही मुखातिब हूँ, डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जो भी गेस्ट आता है यहाँ पे वो ये जुमला जरूर कहता है कि सिंध हुकूमत की विल नहीं है, उसकी विश नहीं है, या वो संजीदा नहीं है।
देखें, अगर कराची के हवाले से बात करें, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, बात यह है कि 1988 से क्या आपके सामने कराची का मेयर किसके पास था? एमकेएम के पास था। उन्होंने कराची में क्या किया? कराची में आपके सामने जितनी टारगेट किलिंग, जितना जो भी होता है एमकेएम के लोग ही करते हैं ना। आपने पूरी बसें जलाई सब, और कराची का बर्बाद एमकेएम ने किया। अब वो ठीक करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब हुकूमत में आते हैं, वफाकी हुकूमत के साथ हैं, तो फंड लेके आए ना हुकूमत से, पीटीआई के तौर पर भी क्या लेके आए। अब मसला है कि एमकेएम के मौजूदा एमकेएम के लोग भी जो कुछ पैसे ले लेते हैं या जो उनको सहूलतें मिल रही हैं वो सर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो एमकेएम की जिम्मेदारी है ना भाई। आप स्टेक होल्डर है, आप लें और आपको मिलना चाहिए। लेकिन मसला ये कि आप हर बात में जाके कहते हैं जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन मसला है कि आप भी तो कुछ नहीं करते ना भाई। आप जाएं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि सिंध में एमकेएम अगर आज भी चाहे ना तो सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ जाके हाथ मिलाए, कहते हैं ठीक है हम अपोजिशन में भी नहीं बैठते, हम आपके साथ आ जाते हैं ज्वाइंट में। उनको सारी कुछ पीपल्स पार्टी ने ऑप्शन दिए, लेकिन सवाल ये पता होता है कि उससे नाज़रीन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी क्या कह रहे थे जाहिद मंसूरी साहब? मैं ये कह रहा था कि जो ये बात कह रहे थे ना 88 से एमकेएम, देखें जितनी भी डेवलपमेंट हुई तो हमारे 2 मेयर आए, फारूक अख्तर भाई आए, उसका मुस्तफा कमाल भाई, जितनी भी डेवलपमेंट हुई उनके दौर में ही हुई। और सारे काम जितने भी अंडर पासिस हैं, फ्लाई ओवर हैं, सारे एमकेएम के दौर में बने। और इसके अलावा किसी जितनी पार्टियां हैं उन्होंने कोई काम यहाँ पे कराची में नहीं किया। उन्होंने कभी कराची को ओन ही नहीं किया, पैकेज ऐलान करते रहे लेकिन कभी भी नहीं किया। और दूसरी बात ये कि 88 से अब तक 20 साल तक तो एमकेएम पे ऑपरेशन मुसल्लत रहा। 92 का ऑपरेशन हुआ, फिर 97 में गवर्नर लगा के ऑपरेशन किया गया, फिर 2013 में किया गया। सब मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किया गया। हमारे सैकड़ों साथी लापता हुए, बेशुमार तकरीबन 25 साल के करीब हमारे शहीद हुए कारकुनान, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये खुद अब ये मीडिया भी खुद कह रहा है कि हाँ भाई लड़के शहीद हुए। भाई मारगल्ला हिल पे भी हमारे 300 के करीब खुद चौधरी शाद ने कहा कि भाई मार के फेंक दी गए। आगे की बात बताएं, आगे अब वक्त कम रह गया जी। इतना जुल्म हुआ हमारे साथ, फिर भी हम कराची वाले भी खड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ और कोशिश करते हैं कि कराची को डेवलप किया जाए। इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हुकूमत से बात करते हैं कि भाई कम से कम कराची को तो जो आप हम जो कराची जो हम दे रहा है आपको, कम से कम उतना तो उससे तो 10% वापस करें। ठीक है, 10% वापस करके कराची को डेवलप करें। ठीक है। सलीम सचानी साहब, एमकेएम की अगर बात करते हैं तो एमकेएम की जो जमात में जो टूट फूट हुई है उसने कराची के आवाम को बड़ा बददिल किया है। इससे देखिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने अंडरपास बनाया, इन्होंने ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, मगर इन्होंने ये नहीं कह सके कि हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने इतने कॉलेजेस बनाए, हमने तालीमी मैदान में इतनी खिदमत आजाद भी, हमने IT टावर बनाया, हमने ये किया तालीमी मैदान में, और ऐसा कोई टावर मौजूद नहीं है जो इन्होंने खलाओं में बनाया हो तो एक अलग बात है, मगर हकीकत बुनियादों पर मौजूद नहीं है कि हम इसको कह सकें कि ये टावर है। यहाँ से हजारों लोग जो कराची के स्टूडेंट मुस्तफिद हो रहे हैं और कराची के स्टूडेंट मुस्तफिद होकर बैरून ममालिक में जा रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत हो रही है। तो इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है। एक यूनिवर्सिटी ये नहीं बता सकते कि ये हमने यूनिवर्सिटी बनाई है। सिर्फ उन्होंने एक दफा अनाउंस किया था कि हम 2 यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बनाएंगे, मगर वो भी आज तक नहीं बनी है। तो 1400 एकड़ जमीन कराची में ही पड़ी हुई है, कराची यूनिवर्सिटी की ही है। उससे ही आज फायदा उठाने जाए, बात करें सिंध हुकूमत से, जाए बात करें वफाक से कि भाई आए हम 1400 एकड़ को इंडस्ट्रियल जो एजुकेशनल सिटी में तब्दील करते हैं और जो पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफिद होगा, मगर नहीं। बहुत शुक्रिया सलीम सचानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया जाहिद मंसूरी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सरकी साहब आपने हमें वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो कम होने के बायस आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचा, अवामी नुमाइंदे आवाम की तर्जमानी करने में नाकाम नजर आते हैं। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।